हेलो, आज नाइन्थ क्लास के साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग का थर्ड लेक्चर है। इन लास्ट क्लास हमने देखा था व्हाट इज मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर। हमने 5 स्टेट कवर किए थे, आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन। ये हमने 5 स्टेट हमने कवर किए थे इन लास्ट क्लास। इन लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि अगर हम हीट इंक्रीज करें तो सॉलिड पे क्या फ़र्क पड़ता है, लिक्विड पे क्या फ़र्क पड़ता है और गैस पे क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर डिक्रीज करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बस हमने ये टर्म पढ़ा था, आज हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सब्लिमेशन, व्हाट इज़ हीटिंग, व्हाट इज़ आपका इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, इन सबको आज हम इन डिटेल समझेंगे। देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ पहले बेसिक टर्म है, जैसे टेम्परेचर के बारे में हम और जान लेते हैं ताकि हमें ये पॉइंट समझने में आसानी हो। पहले हम टेम्परेचर को समझेंगे, के बाद हम अपने पॉइंट पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, टेम्परेचर। ठीक है, लिखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए, पहले समझते हैं इसको वन बाय वन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं व्हाट इज टेम्परेचर। देखिए, ये थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे और लिखिए इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग हॉट कोल्ड। ठीक है, एक्सप्रेसिंग हॉट एंड कोल्ड। ठीक, और लिखिए इसमें इन लाइन, इट इज रिलेटेड टू द थर्मल मोशन, टेम्परेचर टेम्परेचर इज proportional proportional to एच एच काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 2 3 लाइन पहले सारी लाइनें लिख लेते हैं वन बाय वन, फिर हम उसको इन डिटेल में हर पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए एट इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज देखिए इंक्रीज इंक्रीज टेम्परेचर, increase temperature, then the the vibration, the rate, then the vibration rate of atom या molecule increase increase at increase and 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 at one point, at one point molecules structures bond bond break break and and melt and melt
that that is upper limit temperature, that is upper limit, ठीक है, at, at decreasing temperature, at decreasing temperature, at decreasing temperature, ये कुछ 2-3 लाइन. if we decrease the temperature, we decrease the temperature, if we decrease the temperature, then decrease decrease the vibration, decrease the vibration rate of atom and molecule and at one point and one temperature, at one temperature, molecule vibration stop, vibration stop, that is lower limit temperature, that is lower limit temperature. समझिए इनको. देखिए देखिए जैसे कि कोई टेम्परेचर भी हमें समझना है, ठीक है. तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कोई 2 ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, सेम मटेरियल, सेम वॉल्यूम, सेम मास, सब कुछ सेम, ठीक है. ब्लॉक, सेम वॉल्यूम, सेम मास, सब कुछ सेम, ठीक है, मटेरियल सब सेम, ठीक है. तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस और इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. अगर मैं इस बॉडी के टेम्परेचर को और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो कितना तक जाएगा इसका टेम्परेचर, हाईएस्ट कुछ तो होगा ना, इसका अपर लिमिट तो होगा ना, इसके बाद ये टेम्परेचर नहीं जाएगा. मान लो ये 1000 चला गया, 2000 चला गया, 3000 चला गया, कुछ चला गया, ठीक है. इंक्रीज करते जा रहा है, कोई तो एक अपर लिमिट होगी, है ना. तो और अगर हम इसको डाउन करें, है ना, इसका टेम्परेचर और डाउन करें, तो मान लो ये -1000 पे चला गया, ठीक है. ये घटता जा रहा है, कोई तो एक लोअर लिमिट होगी ना, उसके बाद टेम्परेचर नहीं कम होगा, है ना. तो कुछ एक अपर लिमिट भी होगी टेम्परेचर की, कुछ एक लोअर लिमिट भी होगी टेम्परेचर की. तो ऐसा अगर कुछ है तो हम उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज टेम्परेचर. तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा कि टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट एंड कोल्ड. देखिए सिंपल है, टेम्परेचर क्या है, बस एक फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल, जो किसी चीज़ को मेज़र कर सके, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. जो क्वांटिटी मेजरेबल हो दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. और टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं, है ना. हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तभी तो कहते हैं 37 डिग्री है, 40 डिग्री है, 100 डिग्री है. मेज़र कर सकते हैं तभी तो हम बता पा रहे हैं. तो टेम्परेचर क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है. इसका मतलब टेम्परेचर एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटी होती है, ठीक है. तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट एंड कोल्ड, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है इट इज रिलेटेड टू द थर्मल मोशन, ठीक है. टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए इस बात को ध्यान से समझिए. देखिए एट मॉलिक्यूल लेवल, बहुत छोटे छोटे लेवल, कोई भी मैटर बिल्कुल छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है. एट मॉलिक्यूल लेवल, एटम और मॉलिक्यूल लेवल पे हम अगर किसी चीज मैटर को देखें तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑलवेज हर टाइम वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना. छोटे लेवल पे अगर आप चेक करेंगे तो उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं. तो
ये होती है काइनेटिक एनर्जी, उनमें होती है। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी समझिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, एनर्जी है। क्या, अगर कोई मोशन में है, कोई अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। हम इसको डिस्कस करेंगे इन फिजिक्स, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इन डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल लेवल पे वो ऑलवेज क्या होते हैं, वाइब्रेशन मोड में होते हैं। अगर हम अगर हम किसी मैटर को हीट दें, टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो क्या होता है वो समझिए। होता क्या है कि उनके मॉलिक्यूल्स हीट लेने पे, मतलब हीट एक एनर्जी है ना, वो एनर्जी उस मैटर पे आ रही है तो उनके मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और ज़्यादा वाइब्रेशन होने के कारण एक दूसरे से टकराते हैं, और ज़्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मतलब और ज़्यादा मोशन आ जाता है उनके पास, और ज़्यादा स्पीड से वो मूव करते हैं। मूव करने पे एक दूसरे से टकराते हैं, और जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो आप समझ रहे हैं टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है। कुछ नहीं, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण हीट इंक्रीज होता है। हम तो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, और वो एनर्जी क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है उतना ज़्यादा वो कोलाइड कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। देखिए कोलाइड करने से हीट कैसे प्रोड्यूस होगा, आप एक एग्जांपल लीजिए, अपने दोनों हाथ रब कीजिए। दोनों हाथ रब करने के बाद कुछ देखिए हीट प्रोड्यूस होगा। वैसे ही एटम के बीच में कोलिजन होगा तो उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये तो थी बात कि अगर अगर आपका एट इंक्रीज टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वो बता दिया कि एटम के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कोलाइड करेंगे। वही लिखा है, इफ द इंक्रीज टेम्परेचर देन द वाइब्रेशन रेट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड वन पॉइंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, और क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब आपका कोई सॉलिड है, ठीक है, हमने उसको हीट दिया। हीट देने पे क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, कोलाइड करेंगे, और क्या करेंगे, उनके जो बॉन्डिंग, देखिए ज़्यादा वाइब्रेट करने से उनकी बॉन्डिंग लूज होने लग जाएगी ना। बॉन्डिंग लूज होने लग जाएगी तो बॉन्डिंग टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो जाता है। आप ही सोचिए, अगर किसी कोई दो चीज़ ऐसे पकड़े हैं तो उसको अगर हम बहुत ज़्यादा हिलाएं तो उनकी पकड़ कम हो जाएगी। ठीक है, वैसा ही बॉन्डिंग का काम होता है। अगर हम किसी को हीट एनर्जी दें तो उनके मॉलिक्यूल्स लेवल पे उनके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, और एट द वन पॉइंट क्या होता है, उनके बॉन्डिंग ब्रेक हो जाते हैं। और ब्रेक हो जाने के कारण क्या होते हैं, उनका फेज चेंज हो जाता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और वो एक क्या होता है, एक अपर लिमिट पॉइंट होता है उस मैटर का। ठीक है, दैट इज अपर लिमिट पॉइंट। अब देखिए, अगर हम किसी का मैटर का अगर टेम्परेचर डिक्रीज करें तो कितना डिक्रीज होगा, ये देखिए। एक अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एट द लास्ट पॉइंट हमें क्या मिलेगा। अगर हम सोचिए, अगर टेम्परेचर डाउन करें तो क्या मिलेगा हमें। देखिए अभी इस चीज़ को भी समझिए। एक बात तो हमें समझ में आ गई, एट मॉलिक्यूल लेवल पे आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो क्या होगा, उनके वाइब्रेशन कम होने लग जाएंगे। मतलब पहले थोड़ा बहुत हिल रहे थे, अब और थोड़ा हिलेंगे, और थोड़ा कम हिलेंगे, और थोड़ा कम हिलेंगे, और थोड़ा कम, और इतना कम हिलते 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 कोई एक ऐसी पॉइंट आएगी जिसपे वो हिलना बंद कर देंगे। देखिए बिल्कुल जीरो तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ, हम मान लेते हैं कि एवरेज वो हिलना बंद कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो आज तक तो हम अटेन ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कि बिल्कुल आपके मॉलिक्यूल्स रुक गए, नहीं। टेम्परेचर डाउन करने पे आज तक हम ये अटेन ही नहीं कर पाए, बट हाँ, हम एक कह सकते हैं एवरेज लेवल पे उनका ये पॉइंट हम कह रहे हैं कि उस पॉइंट पे जाके रुक गए, सारे मॉलिक्यूल रुक गए। और वही आपका क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। मतलब जितना आपके मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन कम होंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आई। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, इफ द डिक्रीज द टेम्परेचर देन डिक्रीज द वाइब्रेशन रेट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल एट वन टेम्परेचर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन स्टॉप, दैट इज लोअर लिमिट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ता कैसे, टेम्परेचर घटता कैसे। ठीक है, एट मोलिक्यूल लेवल पे आपको मैंने ये चीज़ समझा दी। ठीक, वही चीज़ आपको ये कुछ टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर को मेज़र करने के तीन तरीके, टेम्परेचर को मेज़र करने के तीन तरीके। फर्स्ट वन लिखिए, नेक्स्ट इज
देखिए वेरियस टेम्परेचर स्केल, वेरियस टेम्परेचर स्केल, वेरियस, वेरियस, वेरियस टेम्परेचर, 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 टेम्परेचर स्केल्स, वेरियस टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला लिखिए केल्विन, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। दूसरा लिखिए सेल्सियस, सेल्सियस इसको ई से डिनोट करते हैं। और तीसरा लिखिए फ़ारेनहाइट, 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 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपके स्केल है टेम्परेचर को मेज़र करने के, क्योंकि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेज़र कर सकें। ठीक है, और तीन तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये बातें थी इसकी टेम्परेचर की। और देखिए अब और टेम्परेचर को हम बातें करते हैं, और टेम्परेचर के बारे में देखिए, देखिए कुछ हिस्ट्री पहले और जान लेते हैं टेम्परेचर की, कि हिस्ट्री देख लेते हैं टेम्परेचर की। स्टार्टिंग में हम कैसा सोचते थे स्केल को, और अभी के ज़माने में स्केल कितना डेवलप्ड हो चुका है। तो इन शुरू से और अब तक हम टेम्परेचर की सारी कहानी सुन लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लाइनें हैं, वो लिखिए मेरे साथ। देखिए, टू इम्पोर्टेंट टेम्परेचर, टू इम्पोर्टेंट टेम्परेचर, इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है, टू इम्पोर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ, देखिए वाटर, मैं एग्जांपल में यहाँ वाटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, कि कोई भी चीज़ फ्रीज हो रही है, वाटर अगर फ्रीज हो रही है, कितने पे फ्रीज होती है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे, एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री पे क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है वाटर। बट आप अगर आप प्रेशर चेंज कर देते हैं, तो ये डिफरेंट हो सकता है, किसी और डिग्री सेल्सियस पे जाके आपका वाटर फ्रीज हो। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है आपके प्रेशर पे भी। ठीक है, सेकंड लिखिए बॉइलिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। और इसी को क्या कहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस कह दिया इसको, कि भैया कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर बॉईल होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर क्या होगा, फ्रीज होगा। मैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों पे ये कुछ बातें थी टेम्परेचर की जो हमने कहा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सोविनीड, सोवी, देखिए इन दोनों को हमने चेक किया शुरू में, तो इन दोनों को देखते हुए, कि हमने पहले देखा कि 0 डिग्री पे पानी फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री पे आपका बॉइलिंग होने लग जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एक स्केल तैयार किया। ठीक है, 0 से 100 डिग्री के बीच में एक स्केल तैयार किया, और पूरी दुनिया में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बोला कि ये स्केल यूज़ करो। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट, वी मेड, so we made so we made a scale, so we made a scale of 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, for for our convenience, our convenience। ठीक है, for our convenience। ठीक है, तो स्केल कुछ ऐसा था कि हमने इसको कह दिया 0 डिग्री, 0 डिग्री, और इस पॉइंट को कह दिया हमने 100 डिग्री, पॉइंट को क्या कह दिया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए तो एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि क्या ये आपको, ये आपका क्या हो गया, ये स्केल हो गया, ये आपका स्केल हो गया। ठीक है, नाउ अब देखिए, ये चीज़ तब थी जब हम
सोच रहे थे कि 0 से 100 तक जब हमने स्केल बनाई थी, ठीक है, ये चीज़ तब थी, ठीक है। नाउ हम उसके बाद हमने देखा कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज भी तो करके देखा हमने, 0 से भी घटाया और 100 से भी ऊपर किया, तो हमें और कुछ मिला। तो हमने उसको कैसे एक्सप्रेस किया, हमने उसको ऐसे कुछ एक्सप्रेस किया, देखिए हमने कहा कि कोई तो टेम्परेचर किसी भी मैटर का कोई तो एक लोअर लिमिट होता है, कुछ एक अपर लिमिट भी होता है ना। तो हमने उसको कैसे दिखाया, हमने कुछ ऐसे दिखाया बाद में। हमने कहा ये रहा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ये रहा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, और हमने कहा कि कुछ लोअर लिमिट भी होती है ना, कुछ लोअर लिमिट भी होती है, तो मान लो ये आपका लोअर लिमिट पॉइंट है ना, ये आपका लोअर लिमिट पॉइंट है, और ये कितना है, -273.16 डिग्री सेल्सियस, ये इतना है, ठीक है, आपका लोअर लिमिट पॉइंट इतना है, ठीक है। ये हमने देखा, मतलब इस टेम्परेचर पे आपका मॉलिक्यूल एवरेज लेवल पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, एवरेजली हम कह रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं कह रहे हैं, एब्सोल्यूट तो आज तक हम अटेन ही नहीं कर पाए कि बिल्कुल एब्सोल्यूट लेवल पे किसी मैटर के हमने मॉलिक्यूल स्टॉप कर दिया हो, ठीक है। तो एवरेज लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, मिनिमम 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 लोअर लिमिट, मिनिमम लोअर लिमिट, मिनिमम लोअर, ये कौन सा, ये वाला कौन सा टेम्परेचर है, मिनिमम लोअर लिमिट, ठीक है। हमने ये स्केल बनाया, और इसके बाद तो ये तो आगे तो बढ़ता ही रहता है, ठीक है। हमने ये कुछ नया स्केल मिला हमें, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब देखिए 0 से 100 ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, बट ये -273 हो गया, कुछ ऐसा हो गया। फिर हमने इसको देख के एक और स्केल बनाया, हमने एक और स्केल तैयार किया इसी के बेस पे, क्या ना, वो स्केल कुछ ऐसा, हमने इसी को कह दिया, ये वाला जो आपका है ना, ये वाला पॉइंट, हमने इसी को कह दिया क्या, ये आपका 0 केल्विन है, 0 केल्विन, ठीक है। ये आपका कितना केल्विन है, 0 केल्विन है। और ये वाला जो हमने कहा, देखिए ये कितना पीछे है, कितना पीछे है, 273.16 डिग्री पीछे, तो 0 ये हो गया, तो यहाँ तक आने में इसको 273 ही तो लगेगा, है ना, नंबर ही तो है, तो ये कितना हो गया, 273.16 केल्विन, ठीक है। और ये देखिए यहाँ तक आने में 273 लगा, और फिर यहाँ तक आने में और 100 लगेगा, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका, मतलब 100 और बढ़ा दीजिए, 16 डिग्री की, की देख के भी समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच के गैप में कितना है, कितना डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, और इन इसमें 100 का डिफरेंस। यहाँ 0 से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, यहाँ ये हो गया आपका 273 और ये 100, ठीक है, और जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना नंबर बढ़ते जाएगा। तो इससे हमने एक रिलेशन तैयार किया, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, तो देखिए कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस को हमने क्या किया, रिलेट किया, तो एक रिलेशन मिला हमें, ये कुछ, कि भैया आपका जो भी डिग्री सेल्सियस उसमें 273 जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, केल्विन मिल जाएगा, ठीक है। और आप देख भी रहे डायग्राम से आप समझ भी सकते हैं, बस उसी डायग्राम, वो डायग्राम फॉर्म में है, मैंने उस डायग्राम फॉर्म को मैथमेटिकली लिख दिया, तो ये कौन सा, ये रिलेशन हो गया आपका, रिलेशन हो गया आपका केल्विन का और डिग्री सेल्सियस, ये फर्स्ट रिलेशन, ठीक है ना। देखिए ये रिलेशन किसका है, ये आपका केल्विन का और डिग्री सेल्सियस का। एक और रिलेशन है, वो भी रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन भी देख लीजिए, 9/5 है, ये 5 है, 5 डिग्री सेल्सियस +32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का आपका क्या है, और
और आपको बता दूं, जो डॉक्टरों के पास जो आपको टेम्परेचर मापने के लिए जो थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, ठीक है। 37 डिग्री बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आप डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टर कह देते हैं आपको बुखार है 100 डिग्री, 104 डिग्री, एक्चुअली में वो फ़ारेनहाइट में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो डिग्री सेल्सियस में बात नहीं कर रहे हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में वो बोलेंगे तो बोलेंगे आपका बॉडी का टेम्परेचर 38 हो गया है, 39 हो गया है, 40 हो गया है ना, वो ऐसे बोलेंगे। वो फ़ारेनहाइट में बोलते हैं, इसीलिए 104। जैसे कि मैं आपको सवाल करके भी दिखा देता हूँ इसे। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसी पे, कि मान लीजिए अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो आपका इस रिलेशन से कितना फ़ारेनहाइट निकलेगा? 9/5 × 40 + 32, ये कुछ निकलता है 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 104, तो ये ही डॉक्टर बताते हैं। एक्चुअली में आपके बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री है, पर डॉक्टर बताते हैं आपको 104, वो फ़ारेनहाइट में बात करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टरों के पास जो थर्मामीटर का स्केल होता है वो किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें हमें समझ में आई, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की पूरी कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। नाउ नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट, लेटेंट हीट पहले लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स, फिर हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हीट, हीट एनर्जी, the heat energy which has to be supplied, has to be applied to change, applied to change the state of a substance. A substance is called its latent heat. Latent, next point, next point. Latent heat, latent heat, latent heat, latent heat does not, latent heat does not increase, latent heat does not increase, rise rise the rise the rise the temperature, rise the temperature temperature rise the temperature, but latent heat latent heat has latent heat has always always to be always to be supplied always to be supplied to change apply to change the state, apply to change the state of substance, of substance. Next point, every every substance every substance every substance, solid, आपका liquid has liquid has solid liquid has some force, some attraction, force of attraction between 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 its particle, between its particle, which which hold which hold which hold
which hold together, hold together, hold together, which hold together, together. Now if substance, now if substance has, now a substance has to change its state, changes its state, state, then it is necessary, then it is necessary to overcome, it is necessary to overcome, break, come break these, break these forces, break these forces of attraction between its particles. Next point, latent heat does not increase, latent heat does not increase the kinetic energy of the particle, kinetic energy of the particles of the substance, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, latent heat is of two type, latent heat is of two type. First one is latent heat of fusion, first one is latent heat of fusion. ठीक है, देखिए, the heat required to convert a solid into the liquid state is called latent heat of fusion. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ दीजिए, एक एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड वन लिखिए, सेकंड लास्ट है, दैट इज latent heat of vaporization, latent heat of vaporization, ठीक है. कुछ पॉइंट लास्ट है, the heat required to convert a liquid into the vapor state, gas state is called latent heat of vaporization, चलिए देखते हैं, समझते हैं वन बाय वन व्हाट इज लेटेंट हीट. ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है लेटेंट हीट एक हिडन हीट है. ठीक है, तो लेटेंट हीट कैसा एक हीट है, एक हिडन हीट है. ठीक है, एक हिडन हीट है. ठीक है, देखिए समझिए क्या होता है लेटेंट हीट कह रहा है कि द हीट
एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड अ लेटेंट हीट। देखिए जैसे कि ये मैटर है कोई, इस मैटर को मैंने को क्या किया, मैंने हीट दिया, एनर्जी दी, तो क्या हो रहा है, इस मैटर का स्टेट चेंज होगा कुछ एनर्जी के बाद, कुछ टेम्परेचर के बाद, कि इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ना। अभी तो ये सॉलिड फॉर्म में है कि नहीं, सॉलिड फॉर्म में। अब मैं अभी तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर, इस मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री। तो इस मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ये मैटर अपना फेज चेंज करेगा। फेज मतलब बोले तो कि सॉलिड से वो चाहेगा लिक्विड में जाए या डायरेक्ट गैस में हो जाए, ठीक है। तो फेज चेंज होगा उस टेम्परेचर पे। तो मान लो वो कोई एक टेम्परेचर है, एक्स टेम्परेचर है, उस पे इस मैटर का टेम क्या होगा, फेज चेंज होगा, ठीक है। अभी सॉलिड से मान लो लिक्विड में चला जाएगा, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर आपका फेज चेंज करे, और वो उस पॉइंट पे ना टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर सारा किस पे जाता है, कि आपके फेज चेंज करने पे चला जाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर उस पॉइंट पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं होगा, उस पॉइंट पे आपका जो हीट है, एनर्जी है, वो सारी चली जाएगी आपके फेज को चेंज करने में, ठीक है। आपके फेज को चेंज करेगी, ना कि उस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर सेम होगा, है ना। और जब तक आपका फेज चेंज नहीं होता, वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, अ हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब आपके स्टेट को चेंज करने में जो हीट लगी, दैट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता मॉलिक्यूल का। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर बढ़ता है ना। तो इसका मतलब ये है, उस टेम्परेचर पे जब फेज चेंज होगा मैटर का, तो उस पॉइंट पे आपका जो भी मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन की स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, वो इंक्रीज नहीं होगी। तो ये क्या करता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज नहीं करता। वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, ठीक है। latent heat does not increase the temperature, but latent heat has always be supplied to change state of substance। वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, वो आपके मैटर के फेज को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है, हम उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ये भी एक टेम्परेचर है, बट ये हिडन टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए, एवरी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड हैज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल विच होल्ड टुगेदर। हमें ये पता है कि ये मैटर है, मैटर, एक इसका एटम दूसरा एटम सारे चिपके हुए, तभी तो ये मैटर है, सॉलिड है ना। तो इस दो एटम के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कुछ बॉन्डिंग होगी, तभी तो ये बिल्कुल देख रहे टूट नहीं रहा है। आप रेत लीजिए, रेत को छोड़ दीजिए, रेत गिर जाएगा, है ना। तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने नहीं जितने इस मैटर के हैं, तभी तो पूरा एक बॉडी है ना। तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और आपका देखिए, नेक्स्ट देखिए, देन इट इज नेसेसरी टू ओवरकम। अगर इसका जब फेज चेंज होगा, उस टेम्परेचर पहुंच के जब इसका फेज चेंज होगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लग जाएगा, बॉन्डिंग टूटने लग जाएगी, क्योंकि वाइब्रेट करने, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, बट उस पॉइंट पे जाके वाइब्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और आपके बॉन्डिंग जो होंगे लूज होने लग जाएंगे, और बॉन्डिंग लूज होने के कारण क्या होगा, आपका फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। फेज चेंज होगा, और वही क्या करता है, आपकी फेज को चेंज करता है। वही लिखा है इसमें, वही लिखा है कि every substance solid liquid has some force of attraction between its particle which hold together. Now if the substance has to change, then it is necessary to overcome break these force of attraction between particle, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए, जो हम दे रहे उस पॉइंट पे जाके, ठीक है, उस टेम्परेचर पे जाके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। जो मैंने बता दिया अभी कि ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है ना, कांस्टेंट रहता है, इसके मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहेंगे, तभी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। नाउ देखिए लेटेंट हीट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूज़न। ये क्या होता है? ये होता है कि कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जैसे कि मैंने ये बताया, ये एग्जांपल, ये सॉलिड है, इसको मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे उस फेज़ पे जाके अगर ये अपना फेज चेंज करता है, उस टेम्परेचर जाके अगर फेज चेंज करता है, मान लो ये सॉलिड से लिक्विड आ गया, दैट इज लेटेंट हीट। हमने इसको कौन सा दिया? फ्यूजन हुआ, ये इसका क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। ठीक है, वही चीज है कि द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड स्टेट, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि कोई भी अगर आपका मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, वो किसके कारण? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपरन। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल तो भी लिख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। जैसे कि आपका, हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ वाटर। आपका आइस मेल्ट होता है, आइस सॉलिड होता है, वो मेल्ट होता है एक टेम्परेचर पर जाके 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका वो आइस क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा वाटर में। दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री इंक्रीज नहीं कर रहा, 0 डिग्री पे ही उसका मेल्टिंग हो जाता है ना। 1 डिग्री ना, 2 डिग्री, जीरो, एग्जैक्ट 0 डिग्री पे आपका मेल्ट हो जाता है। मतलब देख रहे हो 0 डिग्री पे कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, जीरो तो जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखिए ये क्या कहता है? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इन वेपर या गैस, लिक्विड से डायरेक्ट गैस में। अगर कोई आपका मैटर लिक्विड है और वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे कि आपका बॉइलिंग, बॉइलिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, फॉर्म स्टीम मतलब भाप बन जाना। आप किसी पानी को गर्म करोगे तो वो क्या, कुछ टेम्परेचर के बाद वो भाप बनने लग जाएगा, स्टीम बनने लग जाएगा। और जब वो स्टीम बनेगा तो उस पॉइंट पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उस मैटर का। ठीक है, ये आपका लेटेंट हीट है। आज हमने देखा क्या? कि लेटेंट हीट देखा हमने, टेम्परेचर को इन डिटेल में डिस्कस किया। नाउ हमने बिल्कुल बेसिक देख लिए। नाउ हम नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे व्हाट इज़ आपका इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नहीं, बेसिक समझ लिया व्हाट इज़ लेटेंट हीट और टेम्परेचर समझ गया तो इन सब चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।